कोष प्रवाह विवरण 6 समायोजन विषय पर ये छठा ई लेक्चर है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। कोष प्रवाह विवरण पर यह छठा ई लेक्चर है जिसमें कि समायोजन एडजस्टमेंट जो है उनको उदाहरण सहित समझाया गया है। जैसे प्रोविजन फॉर करंट असेट्स और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर बैलेंस में हो तो उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोविजन फॉर करंट असेट्स और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ये यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर करंट असेट्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहीं पर जब अपन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तो बुक डेब्ट्स में से लेस कर देंगे। इसी प्रकार से एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यानी कभी कभी जो है वो सवाल के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं दे रखा होता है, पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे इस सवाल में है, या सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको जनरल रिजर्व के माध्यम से और एडजस्टेड P&L के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे ये उदाहरण जो दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। 2010 और 2011 की बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड की बात करें तो शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 65,000 70,000, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं दे रखा है तो जनरल रिजर्व को ही अपन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मान लेंगे। यहाँ पर सन्नी क्रेडिटर्स 15,000 और 12,800, बिल्स पेबल 6,000 4,000 और प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 15,000 और 20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 और 1,200। तो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है वो क्या है, सन्नी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन को अपन ने फिक्स लायबिलिटी मानकर इस सवाल में समझाया है। असेट साइड की तरफ गुडविल 25,000 20,000, बिल्डिंग 90,000 और 80,000, मशीनरी 75,000 और 80,000, इन्वेस्टमेंट 15,000 और 18,000, स्टॉक जो है 60,000 और 50,000, बुक डेब्ट्स 20,000 और 22,000। यहाँ से जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो यहीं पे लेस करके दिखाया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 5,000 7,000 और कैश एट बैंक 12,000 और 31,000। तो स्टॉक्स, बुक डेब्ट्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एट बैंक ये करंट असेट्स हो जाएंगे। तो इसमें इस सवाल के अंदर आप समझ रहे होंगे, गुडविल जो है इसका जो बैलेंस है वो एडजस्टेड जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के स्थान पर बनाया जाएगा, उसमें जाएगा। बिल्डिंग 90,000 और 80,000 है, 10,000 से कम हुई है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन उसको माना जाएगा। बाकी मशीनरी अकाउंट का और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो है वो आगे अकाउंट के माध्यम से समझाया गया है। शेयर कैपिटल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए अलग से खाता आगे बनाया गया, उसके द्वारा उसको समझाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त सूचनाएं और दे रखी है इसमें क्या रखा है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10%, डेप्रिसिएशन मशीनरी पर चार्ज किया गया है 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 22,000 वॉज मेड ड्यूरिंग 2010 और 11, यानी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे दे रखा है, डिविडेंड 10% पेमेंट हुआ है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है 22,000। तो इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे आगे आप इसको हम समझेंगे। देखिए स्टेट पे जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया गया है यहाँ पे,
जैसा कि पहले बैलेंस शीट में आपने देखा था, करंट जो असेट्स है उसमें स्टॉक दे रखा था 60,000 50,000, तो 10,000 से डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। बुक डेप्ट्स में अपने लेस कर दिया था, जो प्रोविजन फॉर दिखाया था उसमें लेस करके दिखाया है 19,000 और 20,800, तो 1,800 में से इसमें वृद्धि हुई, तो इंक्रीज कॉलम में दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल 5,000 7,000 2,000 की वृद्धि हुई है, इंक्रीज कॉलम में दिखाएंगे। कैश 12,000 31,000 19,000 की वृद्धि हुई है, इंक्रीज कॉलम में दिखाएंगे। तो इसको कर लेंगे टोटल ए, करेंट एसेट्स का टोटल 96,000 2010 का और 2011 का 1,08,800। करेंट लायबिलिटी में दो ही है, सिंडिकेटेड्स 15,000 12,800, डिक्रीज हुई है तो इंक्रीज में आएगा 2,200। बिल्स रिसीवेबल 6,000 4,000, डिक्रीज हुई तो इंक्रीज कॉलम में आएगा 2,000, ये टोटल आ जाएगा इसका बी। करंट लायबिलिटीज का 21,000 और 16,800। इधर का भी अपने टोटल कर लिया, यह आया 27,000 और इधर का आया 10,000। अब ए में से बी घटा दिया, यह है 75,000 और 92,000, यानी इधर का टोटल ज़्यादा है, तो जो इसका डिफरेंस होगा बैलेंस फिगर वो 70,000 आएगा, वो आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये इसका बैलेंस भी आएगा। टोटल सबका मिल गया 92,000 इसका आ गया, 92,000 इसका आ गया, इसका 27,000 आ गया, और 17,000 जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखाया गया था उसके आधार पर टोटल करके इसका भी 27,000 आ गया। तो आगे विभिन्न प्रकार के खातों को बनाया, जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट का आप जानते हैं कि क्योंकि असेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 75,000 यहाँ आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 80,000 यहाँ आएगा। सवाल में दिया हुआ है कि मशीनरी अकाउंट पर डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 चार्ज किया गया है, तो बाय एडजस्टेड जनरल रिजर्व अकाउंट जो बनेगा, जो कि एडजस्टेड P&L के स्थान पर बनेगा, उसमें यह डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका टोटल कर लिया, इसको लेस किया तो बैलेंस फिगर आया 15,000, तो ये बैलेंस फिगर कर देगा टू बैंक, तो ये बैलेंस फिगर क्या हुआ 15,000 परचेज ऑफ मशीनरी आ गया, और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेज साइड्स में लिखा जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट में आ जाइए, बिल्डिंग अकाउंट भी ऐसे टू बैलेंस बीडी 90,000 क्योंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाय सेलिंग सीडी 80,000 यहाँ आएगा। अपन ने माना है कि जो 10,000 डिफरेंस है ये डेप्रिसिएशन के कारण है, तो ये एडजस्टेड जनरल रिजर्व अकाउंट में डेप्रिसिएशन मानकर उसको ट्रांसफर कर दिया, जो आगे अकाउंट दिखाया गया है इस अगली स्लाइड में उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्योंकि असेट साइड है इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 15,000 यहाँ आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 18,000 यहाँ आएगा। जो बैलेंसिंग फिगर आया इसका इस तरफ आया टू बैंक अकाउंट, ये 3,000 आया, तो ये क्या आएगा परचेज आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या यहाँ दिखाया जाएगा फंड फ्लो स्टेट में यूजेस साइड में। अब आइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्योंकि लायबिलिटी साइड है, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 15,000 यहाँ दिखाया जाएगा, और टू बैलेंस सीडी 20,000 यहाँ दिखाया जाएगा। सवाल में दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो किया गया वो 22,000 रुपये किया गया, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है बाय एडजस्टेड जनरल रिजर्व अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे, जो आगे इसकी स्लाइड में दर्शाया गया है। और इसको टोटल करने के बाद जो बैलेंस आया वो आया टू कैश बैलेंस फिगर 17,000, तो टैक्स जो पेमेंट किया है वो 17,000 किया है, और इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेस साइड में दिखाएंगे टैक्स पेड। गुडविल अकाउंट को क्योंकि ये असेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस 25,000 यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 यहाँ आएगा। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है बाय एडजस्टेड P&L जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 5,000। तो इस तरीके से पांचों जो अकाउंट है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे देखिए एडजस्टेड जनरल रिजर्व अकाउंट, जो कि अपन ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जो आधार मान के बनाया है, पर जनरल रिजर्व को मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो बाय बैलेंस बीडी 65,000 ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस सीडी 70,000। डिविडेंड जो पेड है 20,000 वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि लिखा था सवाल में शुरू में कि 10% डिविडेंड पेड, 10% किसका शेयर कैपिटल का 2 लाख का 10%। मशीनरी अकाउंट पर जो डेप्रिसिएशन है 10,000, जो पिछले
स्लाइड में दिखाया गया है वो ये आ गया 10,000। बिल्डिंग अकाउंट में भी जो डेप्रिसिएशन दे रखा है 10,000 वो भी यहाँ आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो सवाल में शुरुआत में दे रखा है और पिछले खाते में दर्शाया गया वो भी 22,000 यहाँ जाएगा। गुडविल जो रिटर्न ऑफ है वो 5,000 यहाँ जाएगा। इसका टोटल किया तो 1,37,000 आया। इसको लेस किया 65,000 में से तो बैलेंसिंग फिगर आया 72,000। ये आया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इधर का टोटल भी आ गया 1,37,000। इसके बाद लास्ट जो जिसके लिए कि अपन ने इतना जद्दोजहद किया फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स और यहाँ पे यूजेज ऑफ फंड। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जैसे 72,000 तो सबसे पहले 72,000 यहाँ देंगे अपन सोर्सेज में। इसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी है जो बैलेंस फिगर अपना आया था 15,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस फिगर आया था 3,000। टैक्स का जो पेमेंट किया बैलेंस फिगर वो 17,000। डिविडेंड जो 10% पेमेंट किया 20,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो अपने स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल से चला था वो 17,000। इसका टोटल आ गया 72,000। इसका भी टोटल आ गया 72,000। अब आ जाइए कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं। कोष प्रवाह विवरण की सीमाओं को भी यहां पे अपन समझ लेते हैं। कोष प्रवाह विवरण जो है वो भूतकाल से संबंधित होता है और भूतकाल से संबंधित होने पर केवल भूतकाल की जानकारी देता है, भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता। तो ये इसकी पहली सीमा है। दूसरा है समुचित जानकारी इससे उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं जिससे कि जानकारी मिलती है। कई बार ये भ्रामक प्रस्तुतिकरण भी प्रदान करता है क्योंकि इसमें कैश के बारे में अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बनाना पड़ता है। तो ये कई बार भ्रामक जो है जानकारी प्रदान करता है। कार्यशील पूंजी विभिन्न मदों का अलग अलग विश्लेषण करने में ये असमर्थ है, इसलिए भी अब इसकी आलोचना करते हैं, यानी ये भी बहुत बड़ा इसका एक सीमा है। तो धन्यवाद, आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि कोष प्रवाह विवरण पर आधारित था और जिसमें कि एडजस्टमेंट अपन ने करे उदाहरण से और जो इसकी सीमाएं हैं कोष प्रवाह विवरण की उसका भी अपन ने इसमें अध्ययन किया। आप कोई वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट की जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।